fortunate to have you with us today and to hear you speak. I now request our Chief Guest, Honorable Minister, Shri Piyush Goyal ji, to give us the pleasure of listening to him. Please, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने पद्म विभूषण डॉक्टर वेलियतन जी को सुना और वास्तव में मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर वेलियतन ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन के बारे में। जिस प्रकार से आपने हमें बताया क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वास्तव में it's an eye-opener for all of us, Professor, and I do believe that you have served the nations of the world in a very illustrious manner, and I must acknowledge that you continue to serve at your age, and I think on behalf of all of us I must thank you for all that you've done. Dr. Satish Shetty ji, Vice Chancellor, Goa University, Dr. S.W.A. Naqvi ji, Director NIO, Dr. Pramod ji Verma, जिन्होंने मध्य प्रदेश से आके यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इस पूरे योजना को भी सुचारू रूप दिया। वाइस प्रेसिडेंट है विद्या भारती के और मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं विद्या भारती का। श्री लेविंसन मार्टिन, जिन्होंने यहाँ पे गोवा में सब सुविधाएं उपलब्ध कराई आपके कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर हरिलाल मेनन जी, सेक्रेटरी जनरल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, और क्योंकि मैंने भी ऐसे कई कार्यक्रम अपने बचपन में किए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या परेशानी भी रही होगी, कितना प्रेशर रहा होगा, कितनी कठिनाई रही होगी इस कार्यक्रम को करने में। मैं आपको विशेष तौर पे बधाई देता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला आपके एग्जीबिशन को भी देखने का, एग्जीबिशन में कई नई नई चीज़ें देखने का, और देश भर से सबको लेके आना। गोवा जैसे छोटे प्रांत में इतना बड़ा विशाल एग्जीबिशन, विशाल चर्चाओं का, सेमिनार्स का एक कार्यक्रम करना और हजारों की संख्या में लोग आए, वैसी व्यवस्था बनाना, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रोफेसर सुहास गोडसे जी ने वास्तव में वोट ऑफ थैंक्स में सभी को सम्मिलित कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि आप किसी को भूले नहीं, किसी को हर्ट ना हो, और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सभी को रिकग्नाइज किया, सभी के योगदान को रिकग्नाइज किया। और आज मेरे आने का कारण यहाँ पे अगर देखें तो 3 हैं। उसमें से प्रमुखता जयंतराव सहस्त्रबुद्धे जी मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं उनको बड़े भाई के रूप में देखता हूँ, और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, देश के लिए, देश में किस प्रकार से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक हम अच्छा देश छोड़ के जाए, एक अच्छा भारत का निर्माण हो, उसके लिए अपना पूरा जीवन का योगदान दिया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई सैक्रिफाइस नहीं हो सकता है जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन समाज सेवा में दे दे। पहला कारण जयंतराव थे। दूसरा कारण साइंस। मैं समझता हूँ जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा, अभी तक भारत ने साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शायद अपनाया नहीं है, इसको ग्रहण नहीं किया, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत को अभी तक समझा नहीं है। एंड इन सम सेंस वी हैव मिस्ड द बस। Of course, when you miss one bus, there's always one more to follow. So it's not as if we've lost the entire opportunity. But certainly 67 years after independence, one does feel pain when one hears stories like what you said, sir, about the lack of adequate opportunity, the lack of adequate avenues for the brilliant Indian minds to flourish. Undoubtedly, Indians have gone and probably produced some of the finest research,
in the NASA labs, in Microsoft, in some of the world's finest research initiatives. Not to say and not recognize what we have done, for example, with the Mars mission, the Mangalyaan, which has just been a grand success, or the various missiles that India is sending into the orbit. But the fact remains that India has not recognized its researchers, its technicians, its scientists as much as we should have. And in that sense, I never refuse an invitation which has anything to do with science. In the last week, in the midst of the Delhi elections, also I took an evening off to go to Mumbai, where there was a recognition of the talent and recognition of practical scientific research and scientific innovations that was held in Mumbai. And I actually flew down to Mumbai only to meet those 60 or 70 scientists who were awarded in Mumbai that day. And it was truly a very enlightening experience, a wonderful opportunity to meet them, to understand about some of their work. Some of their work was very relevant to us as we speak. There was work about solar technologies, there was work about food processing. And in that sense, the second reason was obviously the fact that Vigyan Bharati is doing such good work to propagate and encourage science and innovation. And I thought I would love to be associated with this wonderful initiative. And the third was, of course, the young children. And I feel a little connected because truly they are the ones who have that open mind, the mind which is willing to wander and explore new ideas, explore new thoughts. And I wanted to meet all the young children, and I thank you, Jayantrao, for giving me this opportunity. Of course, Vigyan Bharati, through its awards, through this program, is certainly recognizing a lot of the good work that has gone into new ideas, research, and this being the fourth program, I do believe that this will send a message to the rest of the country. A state, a very beautiful state like Goa, encouraging science, encouraging research in such a big fashion is a wake-up call for the rest of India. Also to take this subject much more seriously. I must compliment Manohar Parikarji, who initiated this program here, Parsekarji, for taking it forward, and your entire team in the Goa government. And I do hope that this message goes to other parts of the country. And I would urge Vigyan Bharati not to keep it as a biannual affair. We could possibly make it an annual affair, and we on the part of government will be happy to support any such effort. I know it's a very, very big arrangement, effort that goes behind all the arrangements. But the children do get encouraged, I think, and that's what we really need to do. We need to get the children involved and given a platform to demonstrate what they are doing, to show the world what they are doing. And some of what I saw today, on the one hand we saw what DRDO is doing, which is absolutely wonderful, but what the Ferguson College children, for example, are doing, or what that group of 6 boys and girls from Jalnabai Nursery who had used Lego pieces and made a step walker or a wheelchair which was climbing up the steps. Now, these are all things which really may not get a platform and very often may just remain relegated to thoughts that came to somebody's mind but could never fructify, could never reach the market, as they say. And in that sense, taking technology, taking innovation from the lab to practical reality, to implementation is a noble objective. And if Vigyan Bharati has any other initiatives to take this forward in a much faster or more organized manner, we would be delighted to support any such initiative. In fact, I remember
on one occasion in a cabinet meeting, Prime Minister Narendra Modi actually asked all the ministers in the meeting to take up research and development in a fashion where instead of following the world, we start leading from the front. And he said, why can we not start looking at indigenous technology? हम हर एक डिपार्टमेंट में क्यों नहीं रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रति एक विशेष ध्यान दें, विशेष प्रोत्साहन दें, जिससे भारत में भी वही प्रकार का इनोवेशन हो सके जो विश्व में होता है, जिसका विश्व में जैसा डॉक्टर साहब ने सही कहा सेलिब्रेशन होती है. There is celebration of science and technology all over the world. India has to move into that phase. We need to start recognizing and celebrating science and technology. And I can assure you, ladies and gentlemen, Prime Minister Modi personally is extremely keen that indigenous technology, which is suitable for India, which is basically drawing from our traditional heritage. And today we saw a lot of subjects in which Indian traditional science was probably far ahead of times. They had done so much research, they had such wonderful innovations a few hundred years ago, some cases a few thousand years ago in India, which now the world is recognizing. And in that sense, if all of us were to take up science and research and development with the most serious and domestic indigenous bent of mind, I'm sure India with 125 crore people can actually lead from the front rather than follow the world. In my own department of power, I had an occasion in one such similar seminar. In the question and answer session, I was asked, what is your budget for research and development? And I said, I have no budget for research and development. And the audience was stunned. They said, what a lousy minister. Then what a bad government. They have no budget for research and development. And then I had to clarify, a budget is a constraining factor. You usually have a budget when you want to limit what you can spend on something. We have no budget. It is an unlimited amount that we can spend for research and development. There is absolutely no restriction, at least today in the power sector. And I assure you that any amount of new technology, new research that people are willing to work on, that people are wanting to test out, to practically use, sky's the limit for that. There is absolutely no constraint. And I'll flag off two specific instances that have occurred with me in the recent past, just to demonstrate what I'm trying to say. Professor Ashok Jhunjhunwala from IIT Chennai had been wanting to meet me. We were not able to connect with a common calendar date. So he flew down from Mumbai to Delhi with me one morning. And in that 1.5 hours, he explained to me a new concept of using DC electricity. By the way, I'm a chartered accountant and law graduate. I don't know anything about technology or science. In that sense, I'm a misfit to be addressing all of you here today. But he explained to me how we could use DC circuits and DC lines instead of the AC current that is being used all across the country to conserve electricity, to save electricity, bring down consumption in fans and mobiles, mobile charging. In fact, most appliances, he explained to me, are actually DC appliances where we are converting AC current to DC and then using it. And he was suggesting that across India, we should have a separate parallel DC line so that even if power goes away at any point of time, there will not be a blackout, there will be a brownout. So you can continue to provide that basic minimum electricity through the DC line so that the light and fan and certain basic requirements of a person's home can still continue to run. And I found the idea very interesting. I said, can you stay back in Delhi, Dr. Sabha? I ho Delhi, so let's do a meeting. He said, I'd like to call all the IIT professors and we'll all come together and discuss this.
So that was, I think, a Thursday, and 2-3 days later on a Monday, we sat for 4 hours. I personally sat with them, and we had presentations by IIT professors for and against the concept. So we went through the whole process in detail, where we heard all viewpoints. Some said it is a bad idea, some said it's a brilliant idea. And we've now decided that we'll actually run pilots, and not small pilots. I said we'll run a pilot in 5,000 homes, and we'll run a simultaneous pilot for 1 lakh homes. Let's see how it goes. And in the worst case, थोड़ा नुकसान हो जाएगा पैसे का, पर अगर चल जाए, तो कैन यू इमेजिन देश में 20, 22, 25 करोड़ घरों में एक सेपरेट लाइन अगर हम दे दें डीसी करंट की, तो पहली बात तो उससे जो हम बिजली की खपत ज़्यादा करते हैं उसको भी कम कर सकेंगे, और उसमें से एक तरीके से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि कितना भी संकट आए बिजली का, ब्लैकआउट नहीं होगा, ब्राउन आउट हो सकता है, और आपके घर के बेसिक एसेंशियल लाइट, बिजली, पंखा तो चलेंगे। अब इनफैक्ट बैठे बैठे अभी डॉक्टर अशोक झुंझुनवाला का मैसेज आया, इसलिए मुझे बात याद आ गई, कैन वी मीट ऑन द 18th, 17th और 18th, तो अभी मिलेंगे वो, एंड विल टेक ऑन दिस प्रोजेक्ट फर्दर। और उसी सेमिनार, उसी डिस्कशन के तुरंत बाद जब हम लंच कर रहे थे, उसमें डॉक्टर अनिल काकोडकर हुआ, आई बिलीव हैड कम फॉर योर प्रोग्राम day before yesterday, keynote address, and he's a wonderful illustrious son of the soil. He has served the nation, he made us all proud with his work in Atomic Energy Commission. डॉक्टर काकोडकर भी इस 4 घंटे की बैठक के लिए आए थे। हाँ, मुझे दिन भी याद है, ये गणेश विसर्जन का दिन था, गणेश विसर्जन का आखिरी दिन था, क्योंकि डॉक्टर साहब के घर पे गणपति जी विराजमान थे, और उन्होंने कहा कि शाम को मुझे 5 बजे की फ्लाइट से जाना है विसर्जन करने। तो ये कमिटमेंट है साइंटिस्ट की, ये साधारण व्यक्ति की कमिटमेंट नहीं होती। गणेश विसर्जन के दिन घर पे गणपति जी को छोड़ के वो दिल्ली आए, क्योंकि मैंने एक मीटिंग बुला ली थी, तब ध्यान नहीं आया था ऐसा पर्व है महाराष्ट्र में। खैर वो मीटिंग हुई, उसके बाद लंच पे क्या 3 बजे होंगे, उन्होंने मुझे मेंशन किया कि 2.5 वर्ष से मैं एक प्रोजेक्ट मंत्रालय में दे के रखा है, सोलर थर्मल के ऊपर रिसर्च करना। और सोलर थर्मल अगर देश में आती है तो दूर दूर के इलाकों में जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची, वहाँ पे हम सोलर थर्मल के माध्यम से दिन में सोलर और रात को भी बिजली दे सके, ऐसा एक कॉम्बो बन सकता है। इस पे मैं चाहता हूँ कि रिसर्च की जाए। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, तो क्या बात है? बोलते हो 2.5 वर्ष से डिपार्टमेंट में पढ़ा है, इस पर कुछ आगे मूवमेंट नहीं हो रहा। मैंने कहा कल्पना क्या है? बोले कि IIT जोधपुर तैयार है, 3 पायलट्स करेगा, 3 अलग अलग टेक्नोलॉजी की, 200 एकड़ जमीन देने को तैयार है, और 200 करोड़ रुपए लगेंगे इसको करने। आज सर अभी आप क्या कर रहे हो? सर 5 बजे की फ्लाइट है। मैंने कहा अभी यहाँ पे नज़दीक में NTPC का ऑफिस है, आप उधर आधे घंटे के लिए अभी जा सकते हैं मेरे OSD के साथ? मैंने कहा जा सकते हैं। तो मैंने तुरंत MD को फ़ोन किया, कहा डॉक्टर काकोडकर आ रहे हैं, आप समझ लो ये इनका प्रोजेक्ट क्या है, अगली बोर्ड मीटिंग में लेके जाइए, इसको अप्रूव करिए, and let us start this project। अगर ये चल गया it will be a game changer for India, नहीं चला तो NTPC के प्रॉफिट में समझेंगे CSR कर दिया, and we have approved that project। डॉक्टर काकोडकर मुझे 8-10 दिन पहले, जिस दिन शायद प्रेसिडेंट ओबामा आए थे, उस दिन राष्ट्रपति भवन मिले। मैंने कहा क्या हो रहा है डॉक्टर साहब उस प्रोजेक्ट का? तो बोले कि वी आर नॉट एबल, IIT जोधपुर इज नॉट एबल टू कम अप टू स्पीड टू योर एक्सपेक्टेशन। हम वहाँ पे अभी थोड़ी कठिनाई हो रही है उसको शुरू करने। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग सब लोग जो ऐसे कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट को, जो कुछ नई इनोवेशन लाना चाहें, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये सरकार अब चाहती है कि रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इसको वास्तव में सम्मान मिले इस देश में। इसमें वास्तव में ये तैयारी रहे कि कोई हर एक चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ फेल होंगी, कुछ चलेगी। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, आखिर आइडिया इंटरेस्टिंग है, वो आइडिया आखिर कल चलेगा नहीं चलेगा,
शायद पहले इस राउंड में चलेगा नहीं चलेगा, चाहे एक व्यक्ति ने शुरू किया वहां पे फेल हो जाएगा, कहीं और जाके कोई तीसरा व्यक्ति उसको सक्सेस कर पाएगा। सभी संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं में से कोई गारंटीड एंड रिजल्ट नहीं हो सकता इनोवेशन का। और इसको हम भली भांति समझते हैं, इसका सम्मान करते हैं। और उस श्रृंखला में अगर विज्ञान भारती कुछ इसका कोई प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें कुछ प्रतिष्ठित टेक्नोक्रेट्स या साइंटिस्ट स्टडी करके रेकमेंड कर सके या एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस करके पेश कर सके कौन से प्रोजेक्ट्स में कुछ दम लगता है कि इसमें संभावनाएं अच्छी हैं, आगे इसमें से कुछ निकल सकता है। और यहाँ कई बार तो वो भी असेस करना मुश्किल है, लेकिन व्यक्ति की सिंसियरिटी कितनी है उस पर भी कई बार प्रोजेक्ट अप्रूव हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 5, 10, 15 वर्षों में भारत से साइंटिस्ट को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। हम भारत में एक ऐसी अच्छी व्यवस्था खड़ी कर सकेंगे जिसमें साइंटिस्ट का और इनोवेटर्स का को मौका मिले, अपने काम करने का मौका मिले, इस काम को फाइन ट्यून करके मार्केटेबल और कमर्शियली एप्लीकेबल बनाने का। और शायद आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से इंटरनेट अमेरिका या जहाँ से भी शुरू हुआ, या सर्न की लैब यूरोप में नए नए वैज्ञानिक शोध निकालती है, उसी प्रकार से इस पीढ़ी में जब तक हम सब हैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ भारत भी कुछ 2, 4, 6 ऐसी बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ नई शोध करेगा जिसके लिए हम सबको गर्व होगा, जिसके लिए शायद विज्ञान भारती के इन सम्मेलनों में से एक लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और आगे आने वाले दिनों में भारत भी दुनिया की जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, उसमें हमारे भी कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज उसी श्रेणी में गिने जाएं, जिससे हम सबको भी गर्व हो, हम सबको भी एक शान महसूस हो कि भारत कोई बाकी देशों से पीछे नहीं है। हम अपना तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, विज्ञान को सम्मान दे रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार की इनोवेशन लैब्स, अगर आप लोग में से कोई, आपकी कोई एक ग्रुप हेल्प कर सकती है कंसेप्चुअलाइज करने के लिए, तो उसमें हमसे जो भी सहायता हो सकती है, कटिंग द रेड tape or the bureaucracy of government, we will be happy to support any such initiatives, any such innovation labs. आप कुछ proposals या कुछ अगर पेपर दे सकें जिससे हमें भी समझ में आए कि ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिससे भारत में साइंटिस्ट को फ्लरिश करने का मौका नहीं मिले। अगर इस प्रकार का कुछ पेपर मिले कि हमें क्या करना चाहिए जिससे ये स्पिरिट ऑफ इंक्विजिटिवनेस को एक बल मिले, this inquisitive spirit, to borrow your phrase, sir, should be celebrated, not castigated or not ridiculed. And I think if Vigyan Bharati takes this initiative, you will be certainly helping not only the scientific community, but the pride of India. At the end, Verma ji has just given me a very good idea. I think that is another possibility that we can explore. He has very kindly given me a very good suggestion to have some chairs which have professors or scientists working on research on the energy side. And I would be delighted to take this forward, Professor Saab. Please give me some proposals so I can initiate it. We can start with Madhya Pradesh, your own state, and start with a chair in your university or your institute of science to encourage research in the power sector, possibly renewable energy, possibly coal mining. Various possibilities exist in this sector. But I must compliment all the award winners who have received the recognition for their good work. I hope
The award will encourage you to do more work, and I hope those who did not receive the award will be encouraged to do even better and even more effort and more work, so that next time around they become the award winners. My compliments once again to Vigyan Bharati for a very successful Bharatiya Vigyan Sammelan and exposition. It has truly been a people's conference. It has truly been a platform which blends traditional and indigenous research and technology with the modern mind. And I do hope you will continue to scale new heights in your work. My best wishes to Vigyan Bharati. My best wishes to all of you. May all your scientific work prosper in the years to come. Thank you very much. Thank you for this most wonderful and encouraging words, sir. We are deeply touched and grateful to you for gracing the occasion. As a to present a memento to our chief guest, Honorable Minister, Shri Piyush Goyal. I also request Dr. Shetty to present a memento to our guest of honor, Padma Vibhushan, Dr. M.S. Valyatha. Thank you, sir. With that, we come to the end of today's valedictory function of the 4th Bharatiya Vigyan Sammelan 2015. Once again, I wish to thank each and every one of you for gracing this occasion and for contributing towards the success of this conference. Before we disperse, let us pay our respects to our motherland by singing the Vande Mataram. Kindly stand up for the Vande Mataram presented to us by Mrunal Kelkar.
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तोमारै प्रतिमा गणि मंदिरे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।